जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछले सभी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो इस चैनल को बेशक आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस समय हमारी 2 सीरीज चल रही है। पहली सीरीज हमारी है मेडाइवल हिस्ट्री की, और दूसरी सीरीज जो है हमारी वो कौन सी है, वो प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू की है। इस चैनल पर जितने भी वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अभी तक आप लोगों को दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों को एमसीक्यू की सीरीज दी जा रही है। उम्मीद है कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज एमसीक्यू के सीरीज में हम लोग तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर प्राचीन भारत के सभी वीडियोज देखकर अपना नोट्स बना लेंगे, जिससे कि एमसीक्यू सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता को। डियर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर जाएंगे तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आप लोगों को 3 चैप्टर मिलेगा। पहला मिलेगा सामान्य परिचय का, और दूसरा मिलेगा ऋग्वैदिक काल का, और तीसरा मिलेगा हमारा उत्तर वैदिक काल का। इसका कारण क्या है कि जो वैदिक सभ्यता है यह बहुत बड़ा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा था कितना, 2350 से लेकर 2350 से लेकर 1750 तक, ऐसा माना जाता है उसका टाइम पीरियड। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत में 2 वर्षों का जो टाइम पीरियड है, 250 वर्षों का वह गुप्त रहता है। किसी मतलब कि एक तरह से वह अंधकारमय रहता है। 1750 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच में भारत के इतिहास के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। और उसके बाद शुरुआत होती है किसकी, तो शुरुआत हो जाती है वैदिक सभ्यता की, जिसका टाइम पीरियड हम लोगों ने क्या देखा था, 1500 बीसी से लेकर कहाँ तक होता है यह, 600 बीसी तक। ठीक, 600 बीसी तक। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था। तो इसे हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। पहला जो हमारा था उसे हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल कहा, और उसका टाइम पीरियड हम लोगों ने 1500 से 1000 निर्धारित किया था। ठीक, बीसी। और जो दूसरा टाइम पीरियड था उसे हम लोगों ने 1000 से लेकर 600 बीसी के करीब निर्धारित किया था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यह समझा था प्राचीन भारत के इतिहास के माध्यम से इस वैदिक सभ्यता के वीडियो में कि जो वैदिक सभ्यता है इसमें अचानक से बदलाव आता है। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज होती है। तो जैसे ही आयरन की प्राप्ति हो जाती है लोहे की, तो जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें मूलभूत परिवर्तन हो जाता है। तो इस वजह से इसे हम लोगों ने 2 कालखंडों में बांट दिया था। मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे 2 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला भाग था हमारा ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा कालखंड था हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का। ठीक, तो उसी के तहत 3 वीडियो हम लोगों ने देखा था। तो तीनों वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग पहले तीनों चैप्टर देख लेंगे सही तरीके से, तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों से बताते हुए आया हूँ कि जो भी ऑप्शन सही होता है उसे मैं पहले से हाईलाइट कर देता हूं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ऑप्शन पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय क्या था। यह आप सबको पता है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि वैदिक सभ्यता का संबंध प्रायः आर्यों से लगाया जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम लोगों ने जो वैदिक सभ्यता को समझा था, तो इसका जो संबंध है आर्यों से लगाया जाता है। कि ऐसा कहा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत वेदों के माध्यम से हमें इसका पता लगा, लेकिन ये पता चला कि जो लोग वहाँ के थे वो आर्य कहा जाता था उन्हें। तो वो आर्य थे कौन, तो जो लोग कुलीन हुआ करते थे, जो श्रेष्ठ थे और ज्ञानी। ये तीनों एग्जाम्पल या तीनों परिभाषाएं, तीनों डिफिनेशन आर्यों की हैं। ठीक, ऐसे व्यक्ति जो कुलीन हो, श्रेष्ठ हो और ज्ञानी हो, उन्हें आर्य कहा जाता था। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 20 क्वेश्चन आप लोगों को आज मिलने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से भारत आए थे। देखिए, आर्यों के भारत के आगमन में कई मतभेद हैं। एक मतभेद है विसरणवादी सिद्धांत का,
मतलब कि लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं, विदेशों से आए हैं। और एक सिद्धांत कहता है कि ये आर्य भारतीय ही थे जो भारत के कई अन्य क्षेत्रों से आकर यहाँ पर बसे हुए थे। तो विदेश के जो यात्री हैं, सॉरी, विदेश के जो इतिहासकार हैं मैक्स मूलर, इन्हीं के द्वारा दिया गया सिद्धांत सबसे ज़्यादा वैलिड माना गया। कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो इन्होंने बताया कि मध्य एशिया के बैक्ट्रिया से आर्य भारत में आए हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और अगर आप लोगों से प्रश्न बने, इनका नाम भी ना दे और प्रश्न बने कि आर्यों का आगमन भारत में कहां से हुआ था विदेशी इतिहासकारों के अनुसार, तो आप बेझिझक मध्य एशिया को ट्रिक कर देंगे, क्योंकि मैक्स मूलर द्वारा दिया गया सिद्धांत वैलिड माना गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप सब जानते हैं, यहाँ भारतीय थे। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, ये भारत के नहीं थे, ये आर्कटिक प्रदेश के उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, तो आर्कटिक प्रदेश के उत्तरी ध्रुव से। ठीक, कई बार आपको इस तरह से जगह का नाम देगा और इतिहासकार का नाम देगा और इस तरह से मैच करने के लिए पूछ लेगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने 2-3 क्वेश्चन इसका बनाया है। तो सही जवाब क्या होगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, तो वह आर्कटिक के थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार कहाँ के थे, तो मध्य एशिया के। सबसे वैलिड मत कौन सा है आर्यों के आगमन का, तो मैक्स मूलर का। ठीक, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का स्रोत निम्न में से कौन सा अभिलेख है। तो इसमें बोगज कोई अभिलेख भी है और कस्सी अभिलेख भी है। ठीक, बोगज कोई अभिलेख से हमें यहाँ पता चलता है कहाँ पर कि एशिया माइनर का यह बोगज कोई अभिलेख है और वहाँ पर हित्ती और मितन्नी नाम के 2 भाई रहते हैं। मैंने वीडियो में आप लोगों को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो वो दोनों आपस में संघर्ष करते हैं और समझौता करने के लिए वैदिक सभ्यता के 4 देवताओं का वो क्या करते हैं, कवस्त्र जिसे बोलते हैं, कसम खाते हैं। ठीक, 4 देवताओं की कसमें खाते हैं। उन चारों देवताओं का संबंध वैदिक सभ्यता से लगाया जाता है। तो ऐसा पता चलता है कि बोगज कोई का जो अभिलेख है यह हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि यहाँ पर हित्ती और मितन्नी 2 भाइयों के बीच में युद्ध होता है। जब वे आपसी समझौता करते हैं तो जिन 4 देवताओं की वो कसमें खाते हैं, साक्ष्य लेते हैं, वो चारों देवता वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन चारों देवताओं का नाम क्या था। ठीक, तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। आप सबको पता है वैदिक सभ्यता इसका नाम है, इसके बारे में पता हमें वेदों से ही चलता है। हमारे कुल 4 वेद हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्ववेद है। और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो धनुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो वह शिल्पवेद है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सामवेद के अध्येता कौन है, सर ये अध्येता होता कौन है। अध्येता का मतलब यह है डियर कि जो वेद लिखे गए इन्हें पढ़ने वाला कौन था। ठीक, तो सामवेद के अध्येता को उद्गाता कहा गया। ठीक, आप लोग ऑप्शन से देख सकते हैं, ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के और अथर्ववेद के चारों वेदों के उद्गाताओं का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि होत्री किस वेद के अध्येता थे, अध्वर्यु किस वेद के अध्येता थे और ब्रह्मा किस वेद के अध्येता थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो डियर तृतीय मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त 10 मंडल दिए गए हैं, तो 10वें में नहीं, तीसरे मंडल में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कई बार यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न बना है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता हूँ कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोमरस के बारे में बात की गई है, वो आप लोग बताइएगा। 9वें मंडल में किसके बारे में बात की गई है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक काल का सही समय क्या निर्धारित किया गया है। देखिए, जो पूर्व वैदिक काल है इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसका सही टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो पूरा टाइम पीरियड था वह 1500 से लेकर 600 बीसी के मध्य का है। लेकिन इसे हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए थे, पहला और दूसरा। पहला हमारा ऋग्वैदिक काल था जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। उसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईस्वी तक था, जब 1000 ईस्वी में लोहे की खोज होती है। कहाँ पर,
उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हो जाती है तो वहां से पूरे अर्थव्यवस्था में बदलाव आ जाता है, खेती सुलभ हो जाती है। तो इस वजह से उसे दो भागों में बांट दिया गया और 1500 से 1000 ईस्वी के टाइम पीरियड को ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल कहा गया। फिर 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक के टाइम 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल कहा गया। ठीक, तो इसमें हमसे पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल का पूछ रहा है तो सही ऑप्शन होगा 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए किसका निर्माण किया गया था। मैंने आप लोगों को बताया कि जो ऋग्वैदिक काल था या फिर जो वैदिक सभ्यता थी पूरी, वो कबीलाई जीवन लोग जिया करते थे और उनके प्रमुख को जन कहा जाता था, राजा कहा जाता था। ठीक है, तो राजा की सहायता करने के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई थी। क्या? 4 संस्थाएं बनाई गई थी। वो संस्थाएं कौन कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ और गण। ठीक है, तो ये चारों थी। तो पूछ रहा है कि राजा की सहायता के लिए किसका निर्माण किया गया था, तो इन चारों संस्थाओं का निर्माण किया गया था, उपरोक्त सभी। ठीक, सभा, समिति, विदथ और गण का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा विकल्प ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को दर्शाता है कि ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वह कैसा था? वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, बिल्कुल सही। दास प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल सही। सत्ता पितृसत्तात्मक थी, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर क्या है कि परिवार क्या था? संयुक्त परिवार के रूप में लोग रहा करते थे और उसका जो प्रमुख होता था वह पुरुष वर्ग का व्यक्ति होता था। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मैं सिर्फ आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ, इससे आप लोग ऑप्शन भी देख रहे हैं, खुद से कमेंट करके बताया करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक, अब फिर से पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को दर्शाता है कौन सा विकल्प? मतलब कि ऋग्वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन है उसमें से ये 3 में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैच कर रहा है? तो वहां का मुख्य आधार पशुपालन था, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय, इसे अधन्या कहा जाता था। ज्यादातर लड़ाइयां गाय के लिए ही होती थी। व्यापार केवल आंतरिक भागों में होता था, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर प्रश्न बन गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन को दर्शाता है? वे लोग प्रकृति पूजक थे, बहुदेववादी थे, प्रमुख देवता इंद्र को मानते थे। तो इसका मतलब है कि उपरोक्त तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। देखिए आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर पूरा आंसर यहाँ पर हाईलाइट करके सिर्फ बोलते चले जा रहे हैं। मैं इसलिए चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख चुके हैं एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है सही सूची का मिलान करें। ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे, देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही है? निम्न में से सूचियों का मिलान करें, अर्थात पहले से देवताओं का नाम और उनके विभाग के बारे में दे दिया है कि पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। तो इसमें आपको पकड़ना यह है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या पृथ्वी के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु हैं? नहीं। क्या अंतरिक्ष के देवता अग्नि, पृथ्वी और सोम हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये इस तरह से होगा। ठीक, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु हैं और पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। ठीक, अगर इस तरह से दिया होता तो यह सही रहता। आकाश के देवता कौन है? तो सूर्य, वरुण, सविता और उषा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल का सही समय क्या निर्धारित किया गया है। अब यहां से आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे उत्तर वैदिक काल के मिलेंगे। अभी तक आपने ऋग्वैदिक काल के पूरे इतिहास को देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों ने जिसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, सॉरी, पहले वैदिक सभ्यता को पूरे समझा आपने, जिसमें आपने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को भी सामान्य परिचय के रूप में देखा। इसी तरह से वीडियो भी आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में। आप अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो तीनों वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा। ठीक, पहला वीडियो सामान्य परिचय का होगा वैदिक सभ्यता के, दूसरा वीडियो ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल का होगा और तीसरा वीडियो आपका जो होगा वो कहाँ का होगा? तो वह उत्तर वैदिक काल का होगा। इसी तरह से अब 15वें क्वेश्चन से आपको उत्तर वैदिक काल के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उत्तर वैदिक काल का सही समय क्या निर्धारित किया गया? मैंने अभी आप लोगों को बताया 1000 बीसी से 600 बीसी तक। क्यों? क्योंकि 1000 बीसी में यूपी में लोहे की खोज हो जाती है अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को दर्शाती है? तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। यहाँ ध्यान देंगे, उस समय राजा का जो पद था वह वंशानुगत नहीं हुआ करता था ऋग वैदिक काल में। संस्थाओं का आधिपत्य कमजोर हो गया। जो 4 संस्थाएं अभी हम लोगों ने देखा था, कौन सी? सभा, समिति, विदथ और गण, जो ऋग वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए बनाई गई थी, उन संस्थाओं का आधिपत्य कमजोर हो गया। रत्नी उस समय 4 थे और इस समय रत्नियों की संख्या कुल 17 हो गई। ठीक, कर नियमित हो गया। पहले जो कर था वह बलि के रूप में स्वेच्छा से दिया जाता था, कब? ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर को नियमित कर दिया गया कि आप इतने टाइम पीरियड में इतना टैक्स पे करेंगे। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 17वें पर आते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को दर्शाती है? अब वहां में आप लोग अगर ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे और क्वेश्चन पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, कि अब हमें अंतर देखना है। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित थी। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई, बिल्कुल सही, उस समय आश्रम व्यवस्था नहीं थी। विवाह की 2 प्रथाएं चली, अनुलोम और प्रतिलोम। अगर जो कन्या पक्ष है वह छोटी जाति का है और पुरुष पक्ष बड़ी जाति का है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और अगर इसका जस्ट विपरीत हो, अर्थात जो पुरुष वर्ग है अर्थात वर पक्ष छोटी कास्ट का हो और कन्या पक्ष बड़े कास्ट का हो तो विलोम विवाह बोला जाता था। तो अनुलोम और विलोम नामक 2 विवाह यहाँ पर बताए गए हैं। बिल्कुल सही है, जो लोग मेरा वीडियो देखे हैं वो समझ रहे होंगे। पर्दा प्रथा भी था, दहेज प्रथा की भी शुरुआत हो गई थी, अर्थात स्त्रियों की जो स्थिति थी वह धीरे धीरे निम्न होने लगी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? ठीक है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? तो प्रजापति प्रमुख देवता माने जाते हैं, पूषण नहीं माने जाते हैं। ठीक, आपने देखा ऋग वैदिक काल में, कहा? ऋग वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हो गए, जिन्हें क्या कहा जाता था? सृजन का देवता कहा जाता था। पूषण जो कि ऋग वैदिक काल में किसके देवता थे? पशुओं के। तो अभी अगले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि पूषण ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर यह शूद्रों के देवता हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी का नाम पुरुषणी था? प्राचीन नाम। तो यहाँ पर जो रावी नदी है, रावी नदी को क्या कहा जाता था? पुरुषणी कहा जाता था। सतलज को सुतुद्री कहा जाता था। ठीक, इसी तरह से चिनाब और व्यास का भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रावी को पुरुषणी कहा जाता था। ठीक है, मैंने सब कुछ वीडियो में बताया है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन माने जाते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पूषण को शूद्रों का देवता माना गया। कौन से टाइम पीरियड में? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पूषण को शूद्रों का देवता माना गया, लेकिन ऋग वैदिक काल में पूषण को, ये जो पूषण थे इन्हें पशुओं का देवता माना गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, पूषण। तो धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, देखिए एमसीक्यू लाने का मेरा एक ही पर्पज है कि आप लोगों को पता चले कि आपने प्रिपरेशन किस तरह से की हुई है। ठीक है, तो जो अगला वीडियो आएगा तो अगले चैप्टर का एमसीक्यू जल्द ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और जितने भी वीडियोस की अभी तक एमसीक्यू आई है वो सारी एमसीक्यूज यहाँ पर मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही वैदिक सभ्यता के कुल 3 वीडियो हम लोगों ने देखे हैं, सामान्य परिचय, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वो तीनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे देख लेंगे। जब तक आप वो तीनों वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप में इस वाले वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आपके नहीं आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।